हेलो एवरीवन, दिस इज़ मधु। और अगर आप लोग डीएलएड कर रहे हैं, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए, ये राजन सीरीज़ है। आप लोगों ने बहुत सारी सीरीज़ पढ़ी हुई होंगी, जैसे पवन सीरीज़, राजन सीरीज़, बहुत सारी सीरीज़ आती हैं। ठीक है, तो ये राजन सीरीज़ है और ये इसका 2024 का न्यू संस्करण है। ठीक है, तो और ये जो है हमारा थर्ड पेपर है, साइंस। तो देखिए, ये देखिए थर्ड पेपर है, साइंस है ये। ठीक है, ये तृतीय प्रश्न पत्र है आपका। तो आप लोगों ने बहुत लोगों ने अपना अपना जो भी जितना भी पढ़ना रहता है, जितना आप लोगों ने बुक से पढ़ लिया होगा, बहुत लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे, तो पढ़ाई कर ली होगी। उसके बाद देखिए, जो ये सीरीज़ है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये करना सीरीज़ करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, आपकी तैयारी कितनी हो गई है। कि अगर आप कुछ कोई टॉपिक छूट रहा है, तो आप उसे बाद में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ओके, तो आज हम लोग राजन सीरीज़ का ये साइंस करेंगे। ठीक है, साइंस के बहुविकल्पीय जो क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अति लघु, लघु उत्तरी धीरे जो है हम लोग धीरे जो है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो और इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं। आपको आपके जो है कोशिश करेंगे कि 8 सब्जेक्ट की मैं राजन सीरीज़ यहाँ पे करा दूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर अगर टाइम मिलेगा तो प्रीवियस ईयर पे भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे। ओके, और वैसे तो इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते ही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। बहुत लोगों ने भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी होगी, तो आप लोग इस देखिए, सीरीज़ जो होता है, जितना भी सीरीज़ में दिया है, तो उसे पढ़ करके भी आप पास कर सकते हैं एग्जाम में। इतना टफ नहीं होता है, आप कर सकते हैं, इसको पढ़कर भी पास कर सकते हैं। बहुत लोग तो सिर्फ सीरीज़ ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ पढ़ के भी पास कर सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आप इसके अलावा भी और बुक्स भी पढ़ सकते हैं। इसकी जो है, इसकी बुक्स की पीडीएफ जो है आपको आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, तो बुक्स की पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, वहाँ से पढ़ सकते हैं। या तो फिर पहले यहाँ पे 6 टॉपिक आपके होते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है सजीव वस्तुएं। ठीक है, सजीव वस्तुएं जो पहला टॉपिक है, यहाँ पे प्राकृतिक मानव निर्मित वस्तुएं हो जाएंगी, इनका वर्गीकरण हो जाएगा। सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर हो जाएगा, पौधे जंतुओं में अंतर व समानता हो जाएगा, जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, ये है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत के बारे में देखिए, इसमें क्या है, पौधों के विभिन्न भाग और उसके कार्य हो जाएगा। ठीक है, पौधों और जंतुओं की उपयोगिता क्या होती है, पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उसका उपयोग। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे है उसके बाद देखिए, अगला हमारा टॉपिक है पौधों में प्रजनन व उसके प्रकार। तो अलैंगिक, लैंगिक प्रजनन। ठीक है, पौधों और पुष्प के भाग, इसका डायग्राम और पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। परागण, निषेचन, बीज, बीजों का प्रकीर्णन। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजिक्स का। यहाँ पे है भौतिक मापन, आवश्यकता एवं विधियाँ। ठीक है, और स्टैंडर्ड यहाँ पे है, जैसे कि MKS, SI पद्धति, मापन में प्रयुक्त उपकरण, जैसे कि रेनगेज हो गया, थर्मामीटर हो गया, ये सारे। और उसके बाद अगला टॉपिक हमारा गति एवं बल। ठीक है, ये भी फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें गति के बारे में पूछा था, गति क्या है, और गति के नियम तो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। गति के प्रकार, रेखीय गति, वृत्तीय, घूर्णन, दोलन गति। ठीक है, चाल की परिभाषा, सूत्र व मात्रक, और बल, पेशी, गुरुत्व, चुंबकीय, विद्युतीय, घर्षण बल। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, उसके बाद देखिए हमारा लास्ट टॉपिक है पदार्थ एवं उसकी उसकी अवस्थाएं। ठीक है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, पदार्थ की अवस्था, ये पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस हो गया, गुण, संरचना हो गया, पदार्थों की तुलना हो गया, मिश्रण के प्रकार हो गया, मिश्रणों का पृथक्करण हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे जो टॉपिक हैं, वो आपको पढ़ने होंगे आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके, तो चलिए आज हम लोग इसके जो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस आते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी का जो पहला क्वेश्चन है, जो 2023 में, देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चंस वो दिए गए हैं जो आपके जो पिछला एग्जाम हुआ 2023 का, उसमें जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, पहले वो उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो पहले ऊर्ध्वपातन हम लोग ये जानेंगे कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है, उसके बाद तो हम बता पाएंगे कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ है या नहीं है। तो देखिए, ऊर्ध्वपातन वो पदार्थ होते हैं जो ठोस पदार्थ हैं। ठीक है, उनको हमने गर्म किया तो वो द्रव में ना बदल करके डायरेक्टली गैस बन जाते हैं। ठीक है, और गैस है और उसको क्या किया गया, ठंडा किया गया, तो द्रव में ना बदल के डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है,
आपको समझ में आया? जैसे कि कोई भी पदार्थ है, जैसे कि नौसादर है, ठीक है? नौसादर को हमने क्या किया, गर्म किया, तो द्रव नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, सीधे गैस बन जाएगा, ठीक है? कपूर द्रव नहीं बनेगा, डायरेक्टली गैस बन जाएगा, ठीक है? आयोडीन भी ऐसे ही होता है। तो इसमें से कौन-सा नहीं है पूछ रहा है, तो कौन-सा नहीं है? नमक नहीं है, ठीक है? नमक क्या होता है, नमक को हम गर्म करेंगे तो वो गैस नहीं बनेगा डायरेक्टली, ठीक है? तो नमक क्या है, नमक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है हमारा। और आपको लिख भी लेना है कि कौन-कौन से, अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया गया कि ऊर्ध्वपातन पदार्थों के नाम बताइए, 2-3 पदार्थों के नाम बताइए, तो आप कौन-कौन से बताएँगे? नौसादर, आयोडीन और कपूर, ठीक है? और इसमें पूछ रहा नहीं है, तो कौन-सा नहीं है? नमक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है, कीटभक्षी पौधा कौन-सा है? तो देखिए, पहला है नेपेंथिस, ये है, वीनस फ्लाईट्रेप ये भी है, सनड्यू ये भी है, और इसमें कह रहा है उपयुक्त तो सभी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी, ये सारे हैं, ठीक है? और कभी-कभी एग्ज़ाम में साथ ही लघु के जो क्वेश्चन्स आते हैं उसमें पूछ दिया जाता है कि कीटभक्षी पौधों 5 कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए, ठीक है? तो आपको उसमें लिखने पड़ते हैं, इसलिए आपको याद भी होनी चाहिए कौन-कौन से हैं, ठीक है? तो लिखने की भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, वर्तनी भी आपकी शुद्ध होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ और कीटभक्षी पौधों के बारे में जान लेते हैं। पहला नेफेंथिस हो गया, वीनस फ्लाईट्रेप हो गया, सनड्यू हो गया। सनड्यू के बारे में आपको ये एक बात और याद रखनी है कि जल में उगता है, ठीक है? जलीय पौधा है। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा कीटभक्षी जलीय पौधा है, ठीक है? ऐसा कौन सा पौधा जो कीटभक्षी भी है, जलीय भी है, उसका नाम बताइए, तो आप बताएंगे सनड्यू, ठीक है? सनड्यू ये शिमला में आपका पाया जाता है, ठीक है? और ये क्या है, जलीय कीटभक्षी पौधा है, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारे नाम आप लोगों ने नॉर्मली सुने होंगे, जैसे कि ड्रॉसेरा है, इसका नाम तो सबने सुना होगा, ड्रॉसेरा, पिचर प्लांट, ठीक है? और ये नेफेंथीज, ये बहुत ही फेमस है। इन सब का आप लोग जो है यहीं साइड में लिख लीजिएगा, मैं आपको नाम बता रही हूँ, आप यहीं पे साइड में लिख लीजिए कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक होता है डायोनिया, ठीक है? डायोनिया क्या है, ये सबसे खतरनाक होता है और ये अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है? एक सेरेशिया होता है, उसके अलावा जो है यूटिकुलेरिया भी होता है, ठीक है? और पिचर प्लांट होता है, पिचर प्लांट असम में पाया जाता है, ठीक है? ड्रॉसेरा और ठीक है, ये इतने सारे होते हैं, ठीक है? नेफेंथीज, वीनस फ्लाईट्रेप, सनड्यू और डायोनिया, डायोनिया और सीरिसिया और यूटिकुलेरिया होता है और ड्रॉसेरा होता है, ठीक है? ये सारी आप यहाँ पे लिस्ट बना लीजिएगा साइड में, ताकि आप जब जब भी रिवीजन करें ना इस वाली अपनी बुक से, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हाँ इतने इतने नाम होते हैं, ठीक है? और उसके अलावा इसकी पूरे जो वर्ल्ड में प्रजाति होती है वो 400 प्रजातियाँ होती हैं कीटभक्षी पौधों की, ठीक है? और अपने भारत में कितनी है, 30 हैं। भारत में कितनी प्रजातियाँ हैं, 30 प्रजातियाँ हैं कीटभक्षी पौधों की, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नमक के विलयन से प्राप्त नमक को प्राप्त करने की जो विधि होती है वो निम्न में से कौन सी है? पहला है वाष्पन, निथारना और छानना, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहला ही सही हो जाएगा, वाष्पन, ठीक है? और इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। निथारना, निथारना मतलब होता है जैसे कि हमने क्या किया, जैसे कि बहुत लोगों के वहाँ मोटर होगा, ठीक है? तो उसमें पानी में क्या होता है, बहुत बालू आती है, तो आप क्या कर देते हैं, बाल्टी भर के रख देते हैं, ठीक है? थोड़ी देर में क्या हो जाता है, बालू सारी नीचे हो जाती है, ठीक है? बालू सारी कैसे हो जाती है, नीचे हो जाती है, पानी ऊपर आ जाता है, तो वो नीचे नीचे जम जाता है, ठीक है? तो उसे हम बोलेंगे निथारना, ठीक है? छानना का मतलब होता है कि छान लो, जैसे कि गेहूं से हम लोग क्या करते हैं, कंकड़, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, तो उसको छान लेते हैं ना, छान के उसको चलने से क्या करते हैं, छान छान के उसको कंकड़ को अलग कर लेते हैं, गेहूं को अलग कर लेते हैं, ठीक है? तो छानना, तो नमक को हम क्या करते हैं, नमक के विलयन से पानी को हम छानेंगे थोड़ी, छानेंगे, अगर आप छन्नी से छानेंगे तो नमक क्या अलग हो जाएगा, नहीं अलग होगा, वो तो उसी में पूरा घुल चुका है, ठीक है? वो अलग नहीं होगा, ठीक है? जैसे कि हमने चीनी में पानी डाला और उसको शरबत बना लिया, ठीक है? और कहा कि इसमें से अब क्या करेंगे, छान के पानी चीनी हम अलग कर देंगे, तो होगा अलग? बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे अलग होगा, तो वाष्पन विधि से अलग होगा, ठीक है? नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। वाष्पन विधि में क्या करते हैं हम लोग, एक पात्र लेते हैं, उसमें नमक और उसका पानी का विलयन रहता है, ठीक है? उसको जब हम गर्म करते रहते हैं, तो वो जब पानी उबलने लगता है, फिर ठीक है, पानी क्या करता है, पानी वाष्प बन बन के उड़ जाता है, ठीक है? और जो भी शेष नीचे नीचे जो है नमक क्या होता है, नीचे नमक उसी पात्र में रह जाता है, तो नमक हमें वहां से प्राप्त हो जाता है, ठीक है? तो नमक कैसे प्राप्त होता है, नमक के विलयन से नमक वाष्पन विधि द्वारा प्राप्त होता है, आपको याद रखना है, ओके?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द्रव्यमान का मानक मात्रक है, द्रव्यमान का मानक मात्रक कौन सा होता है? तो देखिए द्रव्यमान का मानक मात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक चीज़ का आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आंसर्स दिए हैं ना, सारे आंसर मतलब मोस्टली सही रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं राजन सीरीज में कहीं कहीं आंसर गलत दिए हैं, तो आंख बंद करके भरोसा नहीं करना कि इसमें जो दिया है वही सही होगा। ठीक है, जिस पे आपको डाउट हो आप गूगल करके जरूर चेक करिए। ओके, तो यहाँ पे द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है? ये किलोग्राम होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? केजी भी लिखते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो मूल राशियाँ होती हैं, आपको याद रखना है मूल राशियाँ कितनी होती हैं? मूल राशियाँ 7 होती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि इस बार जो है द्रव्यमान पूछा गया, अगली बार कोई और पूछा जाए तो हमें सारे पता होना चाहिए। ठीक है, तो 7 मूल राशियाँ होती हैं, आप लिख लीजिए कहीं भी। यहाँ पे अगर आपके पास स्टिकी नोट्स है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे करके चिपका लीजिए और यहाँ साइड साइड में लिख लीजिए। यहीं पे लिखिएगा, क्योंकि अलग से कॉपी बनाएंगे ना तो फिर भूल जाएंगे पढ़ने के लिए। यहीं पे अगर लिखा रहेगा ना तो आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए 7 मूल राशियाँ होती है। पहला होता है लंबाई, और लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। पहली लंबाई होता है, इसका मात्रक मीटर होता है। फिर द्रव्यमान होता है, उसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, जिसे हम केजी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद समय होता है, समय का सेकंड होता है। ताप होता है, ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है, ताप का क्या होता है? केल्विन होता है मात्रक। विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आपको याद रखना, आप लिखते जाइए साइड में। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में होता है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है, जिसे हम MOL से डिनोट करते हैं। ओके, ये हो गए आपके जो 7 मूल राशियां और उनके मात्रक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। ऑक्सीजन जो है निकलती है, वो कहाँ से निकलती है आपको बताना है। जल से निकलती है, शर्करा से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, या पर्णहरित से निकलती है? तो ये सभी को पता होगा कहाँ से निकलती है? जल से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है ऑक्सीजन? जल से निकलती है। और जैसे प्रकाश संश्लेषण की बात की जा रही है, वैसे आपको जो प्रकाश संश्लेषण का वो स्ट्रक्चर होता है, पूरा जो रिएक्शन होती है वो आपको याद आ जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे रिएक्शन पूछ लेते हैं, इसलिए आपको याद होनी चाहिए। आप साइड में लिख जरूर लीजिएगा। देखिए 6 क्या होते हैं? CO2 होते हैं। ठीक है, और उसके बाद 12H2O। ठीक है, ये कार्बन डाई यहाँ पे 12H2O। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होती है? अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, क्या क्या निकलता है इसमें? तो इसमें से तो 12O6। ठीक है, देखिए यहाँ पे C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इतना क्या हमें मिलता है? ये ग्लूकोज मिलता है। उसके बाद जब रिएक्शन हो जाती है, ग्लूकोज मिलता है, और क्या मिलता है? यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? जल रिलीज होता है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आपको दिखे प्रकाश संश्लेषण, ओके, तो तुरंत आप ये रिएक्शन लिख लीजिए। बार बार लिखिए, क्योंकि एक बार में याद नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपको दिखे प्रकाश संश्लेषण, वैसे आपके दिमाग में आना चाहिए रिएक्शन। ठीक है, तो आप बार बार प्रैक्टिस करिए, साइड में लिख लीजिए, स्टिकी नोट्स लगा के लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती कहाँ से निकलती है? जल से निकलती है। और इसका जो रिएक्शन होता है क्या होता है? 6CO2 होता है, 6CO2 प्लस 12H2। उसके बाद क्या होता है? सनलाइट और क्लोरोफिल की जो है प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलता है? उसके बाद हमें ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन 6O2 निकलता है। ठीक है, उसके अलावा H2O। ओके, तो ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी। उसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करती है? कौन सी विधि जो है क्या करती है? घुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करती है। तो कौन सी विधि अलग करती है, ये बताइएगा। तो किस विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक कर देते हैं। तो किससे करते हैं? वाष्पीकरण से करते हैं, जैसे कि हमने नमक को किया था, वाष्पीकरण के द्वारा करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी धातु के तल के क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे हो जाएगा वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर, इसी को बोलेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग होता है? तो बताइए मछली सांस कहाँ से लेती है? तो मछली गलफड़ों से सांस लेती है, ठीक है। मछली कहाँ से लेती है? गिल्स उसके शरीर में होते हैं, वो अपने गिल्स से, अपने गलफड़ों से सांस लेती है। और फेफड़े से कौन सांस लेता है? तो मनुष्य लेते हैं फेफड़ों से सांस। और त्वचा से कीट लेते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है मछली कैसे लेती है सांस? गलफड़ों के द्वारा लेती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहलवान को भार उठाने में लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा बल होता है? तो वो होता है हमारा पेशी बल, ठीक है। देखिए जब भी हम कोई शारीरिक परिश्रम करते हैं, शारीरिक श्रम करते हैं, ठीक है, कुछ भी मेहनत का काम करते हैं जिसमें हमारी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, हमें कुछ बल लगाना पड़ता है, उस बल को हम हमेशा क्या बोलते हैं? पेशी बल कहते हैं, ठीक है। चुंबकीय बल जो चुंबक में लगाया जाता है, ठीक है। विद्युतीय बल होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं उनको चलाने में जो बल का प्रयोग किया जाता है वो विद्युतीय बल होता है। जैसा कि फ्रिज है, पंखा है, तो इन सब में कौन सा बल लग रहा है? विद्युतीय बल लग रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब भी क्या करते हैं हम लोग कोई अपना ऐसा कार्य करते हैं जिससे हमारे मांसपेशियों के द्वारा हम अपने काम को करते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की थोड़ी सी ताकत हम उसमें लगा रहे हैं कोई काम करने में, तो वो कौन सा बल होता है? वो पेशीय बल होता है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या फिर पाचक ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होता है, ठीक है। आपको याद रखना क्या होता है? यकृत होता है, लीवर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, पित्त रस का निर्माण कौन सा शरीर का अंग करता है? ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा अरे वाह, पित्त रस पित्ताशय एक जैसा है, मतलब लगा दो, ठीक है। लेकिन पित्ताशय नहीं होगा। कहाँ पे पित्त रस का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके यकृत बना रहता है, यहाँ पे एक जो थैली जैसा कुछ होता है एक यहाँ पे, जहाँ पे पित्त रस का निर्माण होता रहता है, इसमें आके जमा होता रहता है, ठीक है। पित्त रस का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? यकृत में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांतों के प्रकार बताइए। तो देखिए कृंतक भी होता है, रदनक भी होता है, प्रचवर्ड भी होता है, चवर्ड भी होता है। कहीं कहीं आपको प्रचवर्ड और चवर्डक की जगह पर अग्र चवर्डक और चवर्डक लिखा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चवर्ड है, प्रचवर्ड है, और कहीं कहीं बुक्स में अग्र चवर्डक और चवर्डक लिखा मिलता है, ठीक है। तो कृंतक, रदनक, अग्र चवर्डक, चवर्डक ये चारों ही क्या होते हैं? ये हमारे दांतों के प्रकार होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों की कठोरता किसके कारण होती है? तो दांतों की जो कठोरता है वो इनेमल के कारण होती है, ठीक है। जो इनेमल होता है वो क्या होता है? जो हमारे दांतों पे ऊपर साइड में एक लेयर होती है, दांत जो बहुत ही कठोर लेयर होती है, ठीक है, वो इनेमल होता है। और इनेमल का जो कलर होता है वो हल्का सा जो है येलोइश होता है, ठीक है, येलो होता है, एकदम से वाइट नहीं होते दांत, एकदम हल्का सा येलो होता है, जो क्या होता है? इनेमल होता है। इनेमल हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करता है, ओके। तो दांतों की सबसे कठोरता किसके कारण होती है? दांत किसके कारण कठोर होते हैं? तो इनेमल के कारण कठोर होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन मिला होगा कि अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं किसका स्त्रावण करती हैं, ठीक है। तो अग्न्याशय की लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती है वो किसका स्त्रावण करती है? वो इंसुलिन का स्त्रावण करती है, ठीक है। किसका करेंगे? इंसुलिन का करेंगे। और इंसुलिन की जब आपके बॉडी में कमी हो जाती है तो इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज, शुगर, मधुमेह, ठीक है, इसी के सारे नाम है, तो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए आपको जरूर से जरूर सीरीज लगानी है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है द्रव्यमान का मानक मात्रक? किलोग्राम होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टांका है, ठीक है। टांका है, क्या है टांका? तो टांका जल संचयन की विधि होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद सिलाई करने की विधि होती है, हाँ, तो सिलाई में एक सिलाई देखो ऐसा करके टांका लगाते हैं, ठीक है। तो सिलाई में एक विधि होती है जिसे हम टांका बोलते हैं, ठीक है। प्रदूषण मापने की विधि होती है, तो ये भी नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो जरा सा कंफ्यूजन है कि बांग्लादेश की मुद्रा, तो अगर यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ होता तो भले ही हो जाता, वरना मिसप्रिंट तो नहीं होगा क्योंकि टांका क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप जान लीजिए जो बांग्लादेश की मुद्रा होती है उसे क्या बोलते हैं? जो बांग्लादेश की कैपिटल है, ठीक है, जो बांग्लादेश की राजधानी है उसे हम बोलते हैं ढाका, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी को हम लोग बोलते हैं ढाका,
ठीक है। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसे बोलते हैं टका, उसे टाका या फिर टांका नहीं बोलते हैं, उसे टका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बांग्लादेश की राजधानी को बोलते हैं ढाका और बांग्लादेश की जो मुद्रा है उसे हम टका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टका बोलेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये टांका है। टांका क्या है? सिलाई करने की एक विधि है। अगर टका होता है तो टका होती है बांग्लादेश की मुद्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टच मी नॉट। टच मी नॉट किसे कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, टच मी नॉट किसे कहते हैं? छुई मुई को कहते हैं, क्योंकि छुई मुई को जैसे आप टच करेंगे वैसे वो सिकुड़ जाती है, मुरझा जाती है, ठीक है। तो छुई मुई क्या बोलती है कि टच मी नॉट, मुझे छूना नहीं, ठीक है। तो टच मी नॉट किसका नाम है? छुई मुई का नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारियल तथा कमल में कौन सा प्रक्रियण होता है, ठीक है। तो नारियल और कमल में कौन सा प्रक्रियण होता है? तो ये जो कमल होता है जल में होता है, तो इसका प्रक्रियण किसके द्वारा होगा? जल के ही द्वारा होगा। तो इन दोनों का प्रक्रियण किसके द्वारा होगा? जल के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं। मानव शरीर में कौन सी पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो देखिए, जो यकृत है, अभी हमने पढ़ा था ना, यकृत क्या है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। तो यकृत तो पाचक ग्रंथि होता ही है, और लार ग्रंथियों का तो पाचन में बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। तो लार ग्रंथि भी हो जाती है और अग्न्याशय भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी क्या हो जाएंगी? सारी पाचक ग्रंथियां हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन्स जो अग्न्याशय से निकलता है की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन्स जो अग्न्याशय से निकलता है, इसकी कमी से कौन सा रोग है तो होता है। तो अभी हमने पढ़ा था, जब लैंगरहैंस की दीपिकाओं वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, जिसे हम डायबिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। आप नामों में कभी कंफ्यूज ना होइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है, ठीक है। कौन सी पद्धति का मात्रक है? तो कौन सी पद्धति है? ये एमकेएस पद्धति में होता है, ठीक है। कौन सी पद्धति में? एमकेएस पद्धति में ये मात्रक होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि फल का पेड़ से गिरना किसका उदाहरण होता है? तो ये सभी जानते हैं कि क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से अगर कोई भी वस्तु होती है तो नीचे गिरती है। तो किस लिए गिरती है? क्योंकि पृथ्वी में एक बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी हर चीज़ को अपने केंद्र की तरफ खींचती है, ठीक है। तो वो जो भी वस्तु होती है वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो पृथ्वी में जो बल होता है, गुरुत्व बल, उसके कारण फल जो है पेड़ से नीचे गिरता है, ठीक है। मतलब कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे इसीलिए गिरती है क्योंकि पृथ्वी में क्या है? गुरुत्व बल है, वो हर चीज को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू और लोहे के छीलन को पृथक किया जाता है। बालू और लोहे के छीलन को कैसे पृथक किया जाता है? बीन कर तो आप नहीं करेंगे। फटक कर, देखिए फटक कर नहीं होता। फटक कर क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा गाँव में, आप लोगों की जो मम्मियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे गेहूं होता है तो गेहूं में अगर भूसा हो जाता है ना, भूसा होता है वो जिसे गाय वाय को खिलाते हैं, तो फटक कर भी वो साफ करती हैं, वो निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि गेहूं हमारे भारी होते हैं और भूसा क्या होता है? वो हल्का होता है। जो हल्की चीजें होती हैं वो फटक करके हम निकाल सकते हैं, वो साफ हो जाएंगे। लेकिन भारी, अब लोहे की छीलन तो भारी होगा, तो ये नहीं निकलेगा फटक करके, ठीक है। बीन करके आप कितना बीनेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें तो ये मुझे दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। पहला है कि चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, मतलब अगर हम चुम्बक है मेरे पास, ठीक है, तो चुम्बक से हम निकाल सकते हैं। चुम्बक से क्या होगा? चुम्बक में लोहा सारा क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, और उससे जो है बालू से जो इसको लोहे को अलग किया जा सकता है, ठीक है, अलग कर देंगे। और दूसरा है छान कर भी तो हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि बालू क्या होती है? बालू तो एकदम छोटे छोटे कण जैसी होती है, ठीक है। और जो छीलन होंगे लोहे के छीलन, वो थोड़ा तो मोटे होंगे, थोड़ा सा बड़े होंगे, तो छान करके हम अलग कर सकते हैं, क्योंकि बालू छन जाएगी और लोहे के जो छीलन है वो उसी में रह जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही मुझे सही लग रहे हैं। अब इसमें देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो आप डी में भी लगा सकते हैं, लेकिन बी वाला भी सही लग रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्ती द्वारा जनन किसमें होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ये आपका गलत दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है शायद यहाँ पे सा दिया हुआ, केला दिया है, तो केले में नहीं होता है। पत्ती द्वारा जनन किसमें होता है? अजूबा में होता है। जो अजूबा की पत्तियां होती है ना, उसमें देखिए छोटे छोटे पेड़ प्लांट जैसे निकलने लगते हैं, तो वहां से निकलते हैं, ठीक है। तो पत्ती द्वारा जनन किसमें होता है? अजूबा में होता है। ओके, अजूबा देखा है आप लोगों ने?
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उभयचर जंतु कौन सा है। उभयचर वो होता है जो जल में और थल में दोनों जगह रह सकते हैं। तो कौन सा है? चिड़िया रह सकती नहीं, मछली रह सकती नहीं, कुत्ता भी नहीं रह सकता। तो कौन रह सकता है? मेढक रह सकता है। मेढक क्या होता है? उभयचर जंतु होता है। ठीक है, मेढक के अलावा कौन रह सकता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद है सुसुप्त पौधा किसे कहते हैं। तो सुसुप्त पौधा बीज को कहते हैं। आप याद रखिएगा, सुसुप्त पौधा किसे कहते हैं? बीज को कहते हैं। ठीक है, जड़ को, फूल को, पत्ती को, इन सबको नहीं कहते। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 फुट बराबर है। तो 1 फुट बराबर क्या होता है? 26.48 सेंटीमीटर या फिर 29.48 सेंटीमीटर या फिर 28.48 सेंटीमीटर या फिर 30.48 सेंटीमीटर। तो इसमें से देखिए इन चारों में से हमारा जो डी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, 1 फुट बराबर कितना होता है? 30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो 12 इंच होते हैं। आपको ये भी याद रखना। ठीक है, 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। पहला, दूसरा या फिर तीसरा। ठीक है, तो तीसरा नियम जो न्यूटन का है वो क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जो पहला नियम है न्यूटन का वो जड़त्व का नियम है। ठीक है, पहला नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम है। जो दूसरा नियम है ये संवेग का नियम है। जो तीसरा नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि अगर आप किसी वस्तु पे जो है कोई बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी पलट के आप पे बल लगाएगी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि किसी व्यक्ति ने क्या किया? बंदूक चलाई। ठीक है, तो वो जो बंदूक होगी वो भी उसको पीछे की ओर धकेलेगी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नाम, और ये तीसरा नियम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की इकाई क्या होती है। तो बल की इकाई क्या होती है? तो बल की इकाई डाइन होती है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन कभी कभी डाइन की जगह न्यूटन होगा तो बल की इकाई अगर एसआई पद्धति में पूछा जाए तो वो न्यूटन होती है। ठीक है, और यहाँ पे बल की इकाई क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती का रूपांतरण। तो पत्ती का रूपांतरण किस टाइप से होता है? पत्र प्रकलिका होता है या फिर पर्ण थैली होता है, सलकंद होता है, पर्णिल मूल होता है। तो पत्ती का जो रूपांतरण होता है वो पत्र प्रकलिका के रूप में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौगिक उदाहरण है। यौगिक किसका उदाहरण है? तो यौगिक क्या है? चीनी का उदाहरण। ठीक है, यौगिक क्या है? चीनी। और आपको चीनी का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है? 6C12। ठीक है, S22 और O11 ये हमारा चीनी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चीनी क्या होता है? यौगिक होता है। ये इतनी चीज़ों से मिलकर के बनता है। ठीक है, और वायु, धुआं और चीनी का विलयन ये सारे क्या हैं? ये सब मिश्रण है। ठीक है, वायु और ये चीनी का जो विलयन होता है ये क्या होता है? ये मिश्रण होता है। ठीक है, ये मिश्रण है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, ये सब मिश्रण है। और ये क्या है? चीनी क्या है? यौगिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है? तो देखिए कायिक प्रवर्धन जड़ में भी होता है, पत्ती में भी होता है, तने में भी होता है, मतलब इन सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का अभी हमने पढ़ा था ना, बल की इकाई क्या होती है? डाइन होती है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छाटिए, संयुक्त पत्ती कौन सी होती है। तो देखिए संयुक्त पत्ती कौन सी होती है, इसमें जो आंसर वो गलत दिया है। नींबू की जो पत्ती होती है वो संयुक्त पत्ती होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में कोशिका भित्ति, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है बनी होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और आपको याद रखना है कि जंतुओं में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आज के लिए 35 क्वेश्चन और इसमें टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं 95 क्वेश्चन दिए गए। तो एक और वीडियो आएगी जिसमें हम लोग सारे क्वेश्चन से कवर कर लेंगे। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।